हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट। फ्रेंड्स, आज हम इंडक्शन मोटर के रोटर के पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रोटर के जो पैरामीटर्स होंगे वो होते हैं रोटर में फ्लो होने वाला करंट, ईएमएफ, टॉर्क एंड फ्रीक्वेंसी एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। सबसे पहले कि स्टैंड स्टिल कंडीशन होती क्या है। हम जानते हैं कि इंडक्शन जो मोटर है उसके मेनली टू पार्ट्स हैं, एक स्टेटर एक एंड दूसरा रोटर। जब स्टेटर पर हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं, थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग पर, यानी स्टेटर में जब हम सप्लाई देते हैं तो जो स्टेटर वाइंडिंग होती है उसमें एक करंट फ्लो होना शुरू होता है। उस करंट के कारण उसमें एक घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है ये थ्री फेज सप्लाई की कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण होता है, ड्यू टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी हमने बोला कि जब हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर में तो स्टेटर वाइंडिंग में करंट फ्लो होना शुरू होता है और उस करंट के कारण यहाँ पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये एनएस की स्पीड से यानी सिंक्रोनस स्पीड से रन करता है। तो जब ये सिंक्रोनस स्पीड से जब ये रन करता है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर बीच में हम रोटर रखते हैं। अभी हम स्क्विरल केज की बात कर रहे हैं। स्क्विरल केज आप अलग अलग मोटर में, जब स्क्विरल केज मोटर होगी तो वहां पे स्क्विरल रोटर रखा होगा, स्लिप रिंग मोटर होगी तो वहां पे जो रोटर रखा होगा वो स्लिप रिंग रोटर, जिसे हम बाउंड रोटर भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रोटर मोटर के नेम होते हैं। तो यहाँ पे जब हम स्क्विरल केज रोटर रखते हैं, कहाँ पर रोटर कहाँ रखते हैं, स्टेटर के बीच में जब हम रोटर को रखते हैं और रोटर में मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है एनएस की स्पीड से। बट स्टार्टिंग टाइम जब रोटर मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, बट जो रोटर है वो घूम नहीं रहा है, वो क्या है, स्टेशनरी है। रोटर क्या है, घूम नहीं रहा है। रोटर की जो स्पीड है एनआर इक्वल टू जीरो, क्या है, एनआर इक्वल टू जीरो है। रोटर की स्पीड क्या है, जीरो है। बट जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड कितनी है, एनएस है, सिंक्रोनस स्पीड है। तो उस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैंड स्टिल कंडीशन। अगेन रिपीट कर रही हूँ, जब हम स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यहाँ पर जब रोटर रखा हुआ होता है, जब रोटर रखा है तो रोटर क्या कर रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, बट एट ए टाइम ये मूव नहीं कर रहा है। रोटर क्या है, घूम नहीं रहा है। रोटर की स्पीड जीरो है। तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैंड स्टिल कंडीशन। तो जब हम यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं और रोटर घूम नहीं रहा, रोटर क्या है, स्टेशनरी कंडीशन में है, रोटर घूम नहीं रहा है, तब इस रोटर की अगर हमें कोई फ्रीक्वेंसी पूछे जो इस मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है बट ये घूम नहीं रहा है, तो उस समय स्टैंड स्टिल कंडीशन पे जो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। यानी रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, स्टैंड स्टिल कंडीशन में जो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ के इक्वल होती है। दूसरी बात यह है कि जो रोटर घूम नहीं रहा है वो स्टेशनरी कंडीशन पर है, यानी स्टैंड स्टिल कंडीशन पर है। उस समय जो स्लिप होती है, अब स्लिप क्या होती है, यानी रोटर की स्पीड और जो सिंक्रोनस स्पीड है इसकी मैग्नेटिक फील्ड, उनके जो डिफरेंस होता है उसको ही हम बोलते हैं स्लिप। तो जो इस समय जो स्लिप होती है वो कितनी होती है, 1। अब कैसे होती है, तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज स्लिप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस। एनएस मीन्स ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उसकी स्पीड, एनआर मीन्स रोटर की स्पीड। तो जब स्टैंड स्टिल कंडीशन है तब हमारा जो रोटर है उसकी स्पीड कितनी है, जीरो। तो यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं, सपोज करो कि जो हमारा ये जो रोटर है वो 1500 आरपीएम से घूम रहा है। कितने आरपीएम से, 1500 आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी एक मिनट में कितने चक्कर कर रहा है, 1500। ठीक है। तो जब ये रोटर का स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, ये हमने अज्यूम किया है 1500 आरपीएम। तो यहाँ पे हमने लिखा
1500, रोटर की स्पीड है 0 RPM अपॉन NS यानी 1500। यहाँ से अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 100% आएगा, और अगर हम सिर्फ स्लिप की बात करें तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 100 को रिमूव कर देंगे और यहाँ से परसेंटेज को, तो यहाँ पे आ गया स्लिप की जो वैल्यू होगी जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, S इक्वल टू 1। तो जब हमारा स्टैंड स्टिल कंडीशन होती है उस कंडीशन पे जो स्लिप की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछते हैं कि जब हमारा स्टैंड स्टिल कंडीशन है यानी रोटर रुका हुआ है, रोटर की जो स्पीड है वो 0 है, उस कंडीशन पर स्लिप की वैल्यू कितनी होती है, तब कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोटर रुका हुआ है मतलब स्लिप की वैल्यू 0, तो नो, स्लिप की वैल्यू कितनी होगी, 1। अगर हम अज्यूम करें कि रोटर जो है, रोटर है वो मूव कर रहा है यानी घूमना शुरू हो गया है, रोटर क्या हो गया, रोटेट होना शुरू हो गया यानी घूमना शुरू हो गया, तब जो रिलेटिव स्पीड है यानी स्लिप की जो रिलेटिव स्पीड किससे बोलते हैं, स्लिप को, जो रिलेटिव स्पीड है बिटवीन स्टेटर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसे डिक्रीज होगी, देखो एग्जांपल से देखते हैं। जो NR है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, यानी NS जो स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो कितने स्पीड से रन कर रहा है, 1500 RPM से रन कर रहा है। तो हमने अज्यूम किया कि जो रोटर है ये कितने RPM से कर रहा है, ये 1470 RPM से रोटेट कर रहा है, ये हमने अज्यूम किया है। तो उनके बीच की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी होगी, तो देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है NS माइनस NR अपॉन NS, यानी रिलेटिव स्पीड यानी परसेंटेज स्लिप, इसकी स्पीड क्या होगी वो हम यहाँ पे देखते हैं। परसेंटेज स्लिप इक्वल टू 1500 माइनस 1470 अपॉन 1500 मल्टीप्लाई 100, ये वाला परसेंटेज है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 30 अपॉन 1500 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे आया 2%। अगर हम सिंपल बात करें तो 0.02, तो पहले हमारा जो था स्लिप की वैल्यू कितनी आई थी, 1, जब रोटर क्या हो रहा था, रन नहीं कर रहा था, 0 था। जब रोटर रन करना शुरू हो गया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 0.02, कितनी आई, 0.02। तो कहने का मतलब है कि जब रोटर रोटेट करना शुरू हो जाता है तो जो रोटर फ्रीक्वेंसी है किस पे डिपेंड कर रही है, तो रोटर फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द रिलेटिव स्पीड, किस पे डिपेंड करती है, रिलेटिव स्पीड मीन्स स्लिप स्पीड पे, यानी स्लिप पे डिपेंड करती है। इसलिए जो स्लिप जो होगी यानी जो FR होगी, FR इज इक्वल टू S टाइम ऑफ F। तो जब रन करना शुरू हो जाता है तब ये किस पे डिपेंड करता है, रोटर की फ्रीक्वेंसी स्लिप पे डिपेंड करती है। लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टैंड स्टिल कंडीशन की। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन पे S की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम बोलते हैं कि स्टैंड स्टिल कंडीशन पर जो रोटर करंट है या रोटर EMF फ्रीक्वेंसी है या रोटर करंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, सेम होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी यानी F के सेम होती है। अब की जो इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता है, इसकी बात करें रोटर की, इंडक्शन मोटर में जो रोटर है उसमें जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है वो कंडीशन कौन सी, स्टैंड स्टिल कंडीशन, हम बात कर रहे हैं स्टैंड स्टिल कंडीशन की। तो जो इंडक्शन मोटर होती है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो इंडक्शन मोटर होती है वो एज ए रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर होती है। रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर मीन्स कि जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी तो सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर है वो हमें पता है कि स्टेशनरी पार्ट होता है, उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। पर जो इंडक्शन मोटर होती है उसका जो रोटर जो होता है वो क्या होता है, घूमता है, रोटेट करता है। इसलिए इंडक्शन मोटर को एज ए रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर बोला है, क्योंकि जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है इंडक्शन मोटर का और ट्रांसफॉर्मर का वो सिमिलर होता है, दोनों का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। तो यहाँ देखिए ये ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये इंडक्शन मोटर है तो इंडक्शन मोटर की जो प्राइमरी वाइंडिंग तो होगी नहीं, ये मतलब ये क्या है, स्टेटर है और ये रोटर है। तो इसको यहाँ से रोटर से डिनोट कर रखा है और इसको स्टेटर से, सिमिलर है। यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ पे स्टेटर है, रोटर है। ये प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसको R1 से और रिएक्टेंस को X1 से डिनोट किया जाए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है इनके नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पे N1 और N2। ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग्स होती है, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, वो कहाँ पर बाउंड होती है, कहाँ लेपिटी भी होती है, कोर पर। तो यहाँ पे इससे ये 2 स्ट्रेट लाइन है, इसको हम, ये सिंबल होता है कोर का, तो यहाँ पर, बल्कि जो इंडक्शन मोटर होती है
इंडक्शन मोटर में कोई कोर नहीं होती, यानी रोटर और स्टेटर सेपरेट होते हैं। स्टेटर जो होती है उसकी वाइंडिंग सेपरेट होती है, रोटर जो होता है वो सेपरेट होता है, इसलिए यहाँ पर कोर नहीं बनी, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, और दोनों के बीच में क्या होता है, एयर गैप होता है। इंडक्शन मोटर में क्या होता है, एयर गैप होता है, जो कि ट्रांसफॉर्मर में जो वाइंडिंग होती है वो बाउंड करते हैं हम कोर पर। तो जो जब हम इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो स्टैंड स्टिल कंडीशन पे, यानी जब रोटर जो है हमारा घूम नहीं रहा है, वो अभी स्टेशनरी यानी रुका हुआ है, तो एट स्टैंड स्टिल कंडीशन पे जो इंडक्शन मोटर होती है वो शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर की तरह होती है। यानी ट्रांसफार्मर की जब अगर हम सेकेंडरी को शॉर्ट कर दें तो क्या होता है, ये शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसफार्मर की तरह होती है इंडक्शन मोटर। और हमें पता है कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में S इक्वल टू 1 होता है। अगर हम रनिंग कंडीशन की बात करते हैं, इंडक्शन मोटर की रनिंग कंडीशन की बात करते हैं, तब जो ये सेकेंडरी है वो एज ए ओपन सर्किट की तरह काम करती है। क्यों? क्योंकि उस समय स्लिप की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। क्या होती है? लेस देन 1 होती है। तो यहाँ देखिए ये इक्विवेलेंट सर्किट, तो यहाँ देखिए ये आई नोट करंट, यहाँ पे चाहिए आप लोड, आई नोट का मीन्स है कि यहाँ पे कोई लोड कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे अभी इंडक्शन मोटर में भी हमने शाफ्ट पे कोई लोड कनेक्ट नहीं कर रखा है, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है, जब यहाँ पे भी कोई लोड नहीं है तब भी यहाँ पे नो लोड करंट फ्लो होती है। और यहाँ पे सपोज करो कि इंडक्शन मोटर में भी कोई लोड कनेक्ट नहीं कर रखा है, तब जो नो लोड करंट होती है वो कितनी होती है। तो जो हमें पता है कि आई नोट जो होती है उसको, आई नोट यानी नो लोड करंट जो होती है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, आई म्यू एंड आई डब्ल्यू। तो जो आई डब्ल्यू है, आई डब्ल्यू उसको हम कोर लॉस करंट कंपोनेंट बोलते हैं, या उसको एक्टिव कंपोनेंट भी बोलते हैं। और ये जो आई एम है इसको मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट। तो जो आई एम है, इसे बहुत सारी बुक्स में आई एम भी लिखा है, तो जो आई एम है उसको हम वोल्टलेस करंट कंपोनेंट भी करते हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करने का काम करती है। क्या करती है ये आई एम क्या करती है, मेन काम क्या है इसका, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है इसका किसका काम है, आई एम का। तो ये जो आई एम है ये इसका काम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करना। और आई एम को वोल्टलेस करंट कंपोनेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आई एम जो है नॉट प्रोड्यूस एनी पावर इन सर्किट, ये कोई भी पावर जो है सर्किट में प्रोड्यूस नहीं करती है। और दूसरे वर्ड्स में हम कहें कि इफ ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट द एवरेज पावर कंज्यूम इज 0। इस कारण से भी इसे हम वोल्टलेस करंट कंपोनेंट कहते हैं। आईएम हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के फेस में होती है। क्यों? क्योंकि इसी के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये क्या हो रही है, ये क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। इसलिए जो आईएम है ये हमेशा क्या होगी, फ्लक्स के फेस में होगी, मैग्नेटिक फील्ड के फेस में होगी। और ये जो आई डब्ल्यू है दैट रिप्रेजेंट नो लोड लॉसेस, इसे कोर लॉस करंट कंपोनेंट भी कहते हैं, इसे वोल्ट फ्री करंट कंपोनेंट भी कहते हैं। जो आई डब्ल्यू है हमेशा वोल्टेज के फेस में होती है, बिकॉज रेजिस्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज के सेम फेस में होता है। अब मेन चीज हमें क्या देखनी, ये क्यों बता रही हूँ मैं, मेन चीज हमें देखनी कि ये ट्रांसफॉर्मर जो है उसमें जो आई नोट करंट फ्लो होती है, इंडक्शन मोटर में भी आई नोट करंट फ्लो होती है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें जो नो लोड जो करंट फ्लो होती है वो 3 से 5% होती है। कितनी होती है? 3 से 5%। जबकि इंडक्शन मोटर होती है उसमें जो नो लोड करंट फ्लो होती है वो 25 से 40% होती है। कितनी होती है? 25 से 40%। इसका रीजन क्या है भाई, इतनी क्यों हो रही है इसके अंदर ये? तो इंडक्शन जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो दोनों किसमें रैप्ड होती है? कोर पर। फाउंड कहाँ होती है? कोर पर। तो जब कोर पे बाउंड हो रही है, कोर का जो रिलक्टेंस होता है, कोर का जो रिलक्टेंस होता है वो क्या होता है, इस कोर का जो रिलक्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। अब कोर का जो रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस हमें पता है क्या होता है, रिलक्टेंस होता है यानी 5 जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलक्टेंस के। यानी रिलक्टेंस अगर कम होगा
तो जो फ्लक्स है वो इजीली ट्रेवल करता है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट में देखें, जब करंट का अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस, वैसे फ्लक्स का अपोज कौन करता है, रिलक्टेंस। यानी रिलक्टेंस कम होगा, रिलक्टेंस अगर कम होगा कोर का, तो इजीली प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग पर फ्लक्स ट्रेवल कर लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडक्शन मोटर में कोई भी कोर नहीं है, स्टेटर सेपरेट है, रोटर सेपरेट है। स्टेटर में जब हम यहाँ पे से वी सप्लाई देते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो स्टेटर के अंदर मैग्नेटाइजिंग करंट जनरेट होती है। ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट जनरेट हो रही है, ये एयर के थ्रू रोटर तक पहुंचती है। एयर के थ्रू रोटर, तो एयर का जो रिलक्टेंस है वो ज्यादा है। अब एयर का रिलक्टेंस ज्यादा है, ये एयर का रिलक्टेंस ज्यादा है, तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट भी क्या होगी, सोर्स से ज्यादा लेगी। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या लेगी, रिलक्टेंस ज्यादा है, तो फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा होगी। अब ये मैग्नेटाइजिंग करंट यानी ये ज्यादा होगी, मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा होगी, तो ये सोर्स जो आई नोट, ये कहाँ से लेगी, आई नोट से लेगी। और आई नोट कहाँ से करंट लेगी, सोर्स से लेगी। तो इसके कारण आई नोट जो होगी वो भी ज्यादा हो जाएगी। इसी कारण से इंडक्शन जो मोटर है उसकी जो नो लोड करंट है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। अब हम बात किसकी कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि जो इंडक्शन मोटर का जो रोटर है, यानी ये वाला जो पार्ट है रोटर, जो रोटर है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा यानी E2, जो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है यानी E2 जो इंड्यूस्ड हो रहा है स्टैंड स्टिल कंडीशन पर, वो कैसे हो रहा है। तो यहाँ देखिए E1 क्या है, ये स्टेटर है, तो स्टेटर का जो E1 है वो है ईएमएफ इंड्यूस्ड स्टेटर एट पर फेज। E2 जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटर एट पर फेज। यहाँ के जो नंबर ऑफ टर्न्स है, स्टेटर का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन स्टेटर वाइंडिंग पर फेज, एंड N2 है नंबर ऑफ टर्न्स इन रोटर वाइंडिंग पर फेज। तो हमें निकालना क्या है, इस रोटर का जो ये E2 है, क्या निकालना है, रोटर का E2 निकालना है। यानी इंडक्शन मोटर में जो रोटर है उसमें कितना वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो वो निकाल। तो ये देखिए आप कि ट्रांसफॉर्मर और ये इंडक्शन मोटर सिमिलर है। तो ट्रांसफॉर्मर में हमें E2 निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला होता है E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो इंडक्शन मोटर का जो रोटर है उसमें जो इंड्यूस होने वाला जो वोल्टेज है, ये जो इंड्यूस होने वाला वोल्टेज है इंडक्शन मोटर का, वो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में आ जाएगा E1 मल्टीप्लाई N2 अपॉन N1। तो यहाँ से हमें E2 का फॉर्मूला मिल गया। अब जो N2 अपॉन N1 है वो क्या है, वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। तो यहाँ से हम N2 अपॉन N1 की जगह हम इसको लिख सकते हैं K। तो यहाँ जो फॉर्मूला मिला वो हमें मिला E2 इक्वल टू K E1। ठीक है, तो ये हमें मिल गया स्टैंड स्टिल कंडीशन पर इंडक्शन मोटर में जो रोटर है उसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसका फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो है I2 यानी रोटर करंट पर फेज। इसका जो रेजिस्टेंस है, रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो R2 यानी रोटर रेजिस्टेंस पर फेज, एंड इसका जो रिएक्टेंस है वो है रोटर रेजिस्टेंस पर फेज X2। अब हमें स्टैंड स्टिल कंडीशन पे इंडक्शन मोटर का जो रोटर है उसमें जो फ्लो होने वाली करंट है I2 वो फाइंड आउट करेंगे। तो I2 जो है उसका फॉर्मूला होता है, अगर हमें सिंपल दिया हुआ होता है, यहाँ पे कोई ये रिएक्टेंस नहीं होता, तो हम करंट का फॉर्मूला क्या निकालते हैं, करंट का फॉर्मूला क्या निकालते हैं, E2 अपॉन R2। बट यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों है, और ये कौन से सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो मतलब यहाँ पे क्या हमें क्या निकालना पड़ेगा, इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा। तो जो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I2 इक्वल टू E2 अपॉन Z2 यानी E2 EMF अपॉन इम्पीडेंस। तो सीरीज में जब R और X कनेक्ट होते हैं यानी R2 और X2 जब कनेक्ट होते हैं तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है Z2 इक्वल टू रूट ऑफ R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। अब हमारे पास इम्पीडेंस आ गया, तो अब हम जो रोटर की जो करंट है उसमें उस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम वैल्यू को पुट करते हैं, E2 Z2 की जगह हमने लिख दिया R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू फाइंड आउट हुई है करंट की वो हुई है E2
अपॉन रूट ऑफ R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। तो हमने EMF निकाल लिया, यानी ये यहाँ जो E2 निकाल लिया, E2 कितना, ये करंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया कि स्टेनलेस स्टील कंडीशन पे करंट कितना होगा और वोल्टेज कितना होगा। अब हमें ये देखना है कि जो रोटर है वो स्टेनलेस स्टील कंडीशन पे क्या है, रुका हुआ है। तो उस समय जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कितना होगा, ये क्या होगा। देखिए जब हम यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दे रहे थे स्टेटर में, जब हम 3 फेज सप्लाई दे रहे थे, 3 फेज सप्लाई देने पर जब यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ जो कि एनएस की स्पीड से घूम रहा था, यहाँ पर रोटर रखा हुआ है, तो इस रोटर को जब ये रोटर से कट करता है तब यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, शॉर्ट सर्किट है तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो इस समय क्या हो रहा है कि जब स्लिप रुका हुआ है तो एनआर इक्वल टू 0 है, तो एन स्लिप इक्वल टू 1 है। तो जो एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ये टॉर्क क्या कर रहा है, इस रोटर को घुमाने की कोशिश कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन में, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है एनएस, जो स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में इसको घुमाने का काम कर रहा है, घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो जो उस समय जब जो प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क है, जब ये घूम नहीं रहा है, जब टॉर्क स्टार्ट हुआ है, तो उसे ही हम स्टार्टिंग टॉर्क और स्टैंड स्टिल टॉर्क करते हैं। हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी रोटर घूमना शुरू नहीं हुआ है, अभी टॉर्क जनरेट हुआ है इसके ऊपर, अभी टॉर्क क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो जो टॉर्क होता है, जो डेवलपिंग टॉर्क है, वो क्या है, रोटर की जो रोटर करंट, रोटर फ्लक्स एंड जो रोटर पावर फैक्टर होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो डेवलपिंग जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रोटर की करंट, यानी यहाँ पर रोटर करंट, फ्लक्स एंड पावर फैक्टर, किसके प्रोपोर्शनल होता है, पावर फैक्टर का। तो यहाँ देखिए, तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसका फॉर्मूला होता है प्रोपोर्शनल टू I2 फाई फ्लक्स एंड cos फाई टू पावर फैक्टर। तो जो पावर फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले पावर फैक्टर होता है द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यानी इस वोल्टेज क्या है यहाँ पे E2 और V2 के बीच का जो कोसाइन एंगल है उसको ही हम पावर फैक्टर बोलते हैं। जो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, R2/Z2 या अदर वर्ड्स में आप बोल सकते हो एक्टिव पावर, यानी R क्या है, एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। तो जो R है, रेजिस्टिव सर्किट में एक्टिव पावर यूज होती है, R क्या है, रेजिस्टिव सर्किट, तो रेजिस्टिव सर्किट में क्या होगा, एक्टिव पावर होती है। और Z2 में क्या हो रहा है, Z2 का फॉर्मूला में पता है कि इसमें रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों आते हैं, तो यानी इंडक्टिव सर्किट है इसमें। तो जो इंडक्टिव सर्किट में रिएक्टिव पावर होती है, तो यहाँ Z में क्या होगा, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों आ गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर। और यहाँ R2 मतलब एक्टिव पावर। तो cos फाई टू, यानी फाई टू क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये रोटर की बात कर रहे हैं हम। तो cos फाई टू का फॉर्मूला क्या होता है, R2/Z2, जिसे हम एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर भी बोल सकते हैं। एक्टिव पावर, एक्टिव रेजिस्टिव सर्किट क्या करता है, एक्टिव पावर यूज होती है और इसमें एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर दोनों यूज होती है, जिसे हम एपरेंट पावर बोलते हैं। तो अब यहाँ से देखिए, ये टॉर्क का फॉर्मूला देख लिया था हमने कि टॉर्क का जो होता है प्रोपोर्शनल होता है रोटर करंट, फ्लक्स एंड पावर फैक्टर पे। तो जो रोटर का जो ईएमएफ है, जो जनरेट हुआ है, E2 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के। E2 जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स के। देखिए यहाँ से ये जो E2 है, ये E2 किसकी वजह से जनरेट हुआ है, स्टेटर है, स्टेटर में जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो रोटर इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है। इस मैग्नेटिक फील्ड को करने के कारण यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो रोटर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, फ्लक्स के। किसके प्रोपोर्शनल हो गया, फ्लक्स के। तो यहाँ पर तो E2 जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, फ्लक्स के। तो यहाँ पर देखिए हमें फ्लक्स की वैल्यू पता है, करंट की वैल्यू पता है, पावर फैक्टर की वैल्यू पता है। तो इससे हम क्या करेंगे, इन सबको हम टॉर्क की इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए I2, ये तो प्रोपोर्शनल टू I2 की जगह हमने लिख दिया I2 का फॉर्मूला जो था हमारे पास में, E2 अपॉन रूट ऑफ R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। ये जो फ्लक्स है, फाई किसके प्रोपोर्शनल होता है, E2 के, तो यहाँ हमने लिख दिया E2। पावर फैक्टर का फॉर्मूला हमने cos फाई टू निकाल लिया था, R2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर का रूट, यानी रूट ऑफ R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला लिख दिया।
तो अब इसे हम सोल्व करेंगे, यानी ये क्या हो गया E2 का स्क्वायर और R2, तो यहाँ पे लिख दिया E2 का स्क्वायर R2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल के साइन को हमें रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इक्वल टू का साइन लगाने के लिए हमें यहाँ पे के से कांस्टेंट लेना पड़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने के ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से ये जो मेन निकल के आया ये हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। अब हमने ये देखा हमारे पास में क्या हुआ, टॉर्क निकल गया, स्टार्टिंग टॉर्क निकल गया। स्टार्टिंग टॉर्क हमने देखा कि यहाँ पे वोल्टेज है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है। स्टार्टिंग टॉर्क निकल गया। अब हमें किसी ने ये बोला कि हम सप्लाई वोल्टेज है वो तो कांस्टेंट है, सप्लाई वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, यानी यहाँ जो हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं वो कांस्टेंट दे रहे हैं, कोई वेरी नहीं कर रहे हैं। तब हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो किस पे डिपेंड होगा, यानी वोल्टेज जो है, यहाँ देखिए हमने फॉर्मूला निकला था, वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है, सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, जो फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट होगा। फ्लक्स कांस्टेंट मतलब E2 जो है हमारा यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, E2 पे तो डिपेंड कर रहा है। ये रोटर जो है, रोटर की बात कर रहे हैं तो E2 पे तो डिपेंड कर रहा है। यदि ये कांस्टेंट है तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्लक्स बनेगा, वो कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट होता है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड को ही तो कट कर रहा है रोटर, तो ये E2 कांस्टेंट हो जाएगा। E2 कांस्टेंट है तो मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, बाकी जो टॉर्क जनरेट होगा वो R2 और इस पे जनरेट होगा, यानी यहाँ से जो बचेगा वो क्या होगा, E2 को हमने रिमूव कर दिया क्योंकि कांस्टेंट है, तो R2 अपन R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा, क्योंकि जो हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात करें तो स्लिप रिंग में हम क्या करते हैं, जो टॉर्क को इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। कहाँ पर, रोटर में। जो स्लिप रिंग रोटर होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, उसके रोटर में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं। तो हमें कोई बोले कि वोल्टेज तो कांस्टेंट है, वेरी कर रहा है, आर वेरी कर रहा है या आर नहीं लिखा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको समझना चाहिए कि जब वोल्टेज कांस्टेंट है तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा कि वोल्टेज कांस्टेंट हो गया था R2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर, जिससे हम किससे डिनोट कर सकते हैं, Z से लिख सकते हैं, Z2 का स्क्वायर। तो ये हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया कि जब सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट हो। और अगर हम ये बोल दें कि सप्लाई वोल्टेज वेरिएबल हो, सप्लाई वोल्टेज वेरी कर रहा है बट जो रेजिस्टेंस वगैरह ये सब कांस्टेंट है, तो देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला था स्टार्टिंग टॉर्क का, ये अभी हमने निकाला हुआ था, R2 का स्क्वायर इंटू R2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस X2। तो जब हमारे ये कांस्टेंट है क्या, R2 प्लस X ये कांस्टेंट है, अभी आप ये देखिए कि वोल्टेज वेरिएबल है, यानी यहाँ सप्लाई वोल्टेज वेरी करा रहे हैं, तो इसके वेरी कराने यहाँ जो फ्लक्स जनरेट होगा, यहाँ जो फ्लक्स जनरेट होगा वो क्या होगा, वो वेरिएबल होगा। ये फ्लक्स वेरी होगा तो ये क्या होगा, यहाँ जो E2 जनरेट होगा वो भी क्या होगा, इस फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, तो वो भी वेरी करेगा। तो कहने का मतलब है ये जो V2 है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इस E2 के, जो यहाँ जो सप्लाई वोल्टेज है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, E2 के। तो यहाँ से हम बता सकते हैं जो सप्लाई वोल्टेज होता है उस पर जो टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क है, वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, यानी स्टार्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी टॉर्क जो होता है सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर सप्लाई वोल्टेज को हम वेरी करेंगे तो इसके जितना वेरी करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारा स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होगा। When voltage increase, then torque is also increase। और R2 और यहाँ से जो R2 अपन R2 का स्क्वायर प्लस X2 ये कांस्टेंट है, क्यों से कांस्टेंट है, सपोज करो कि हमारी कौन सी मोटर है, कौन सी मोटर है, ये कौन सा रोटर है, स्क्वायर केज रोटर है। स्क्वायर केज रोटर होता है उसमें हम एक्सटर्नल कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो इसकी कंस्ट्रक्शन बन गई तो उस समय क्या होगा, कंस्ट्रक्शन बन गई तो उसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम वेरी नहीं करा सकते, वो कांस्टेंट रहता है। तो हम वेरी किसे करा सकते हैं, सिर्फ सप्लाई को वेरी करा सकते हैं, वोल्टेज को वेरी करा सकते हैं। तो उस कंडीशन पे हमारा जो टॉर्क जो जनरेट होगा वो कैसा होगा, वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अब हमारे पास एक कंडीशन और है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो मैक्सिमम कब होगा, स्टैंड स्टिल कंडीशन में वो मैक्सिमम कब होगा, उसकी क्या कंडीशन है। तो हमें पता है कि जो मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क तो उसका होता है रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस। क्या होता है,
रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस। तो देखिए ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस टॉर्क के ये इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टॉर्क है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हमने इसको टॉर्क का फॉर्मूला लिख दिया, इसकी जगह हमने क्या लिखा, ये वाला फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला पुट कर दिया इक्वल टू 0। तो डिफ्रेंशिएट करने का फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा कि देखिए इसको R2 के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर, फिर R2 का क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं d अपॉन डी R2 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या बचा, R2 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि क्या करते हैं हम, सबसे पहले डिनोमिनेटर, फॉर्मूला याद होगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई जो न्यूमिनेटर होता है उसका डिफ्रेंशिएट, माइनस फिर क्या करेंगे, न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट अपॉन जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर। तो उस वाले फॉर्मूले से हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ सबसे पहले ये रखा, R2 का हमने डिफ्रेंशिएट किया R2 के रेस्पेक्ट में, तो 1 आ गया, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, माइनस R2 को एज इट इज लिखेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, d अपॉन डी R2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से आएगा 2R2, कहाँ से आएगा, यहाँ से क्या आएगा 2R2 अपॉन जो नीचे वाला पार्ट होता है उसका स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। हमारे पास में क्या बचा, R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर माइनस, अब इसको हम वो कर लेंगे मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई 2R2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एक R2 से एक R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास में X3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अगर हम इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो R2 का स्क्वायर इक्वल टू X2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये निकल गया, ये प्रूफ हो गया है, जो X2 जो है, अगर R2 और X2 इक्वल हो जाए, यानी रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो रिएक्टेंस के इक्वल हो जाएगा, तो जो टॉर्क होता है इंडक्शन मोटर का, जो टॉर्क है स्टार्टिंग टॉर्क, वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। रिपीट कर रही हूँ, जो इंडक्शन मोटर है उसका स्टैंड स्टिल कंडीशन पे जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो मैक्सिमम कौन सी कंडीशन पे होगा, तो वो मैक्सिमम होगा कि जो रोटर का जो रेजिस्टेंस है R2 जो है वो X2 के इक्वल हो जाता है, तब जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो मैक्सिमम होगा। उसको प्रूफ करने के लिए हमने उसका डिफरेंशिएट किया R2 के रेस्पेक्ट में, तब हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई X2 का स्क्वायर इक्वल टू R2 का स्क्वायर। इस कंडीशन पे जो टॉर्क है स्टार्टिंग टॉर्क वो मैक्सिमम होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।